हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग ने स्टडी स्टार्ट कर दी होगी। और आज हम लोग पब्लिक फाइनेंस के उन क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे जो एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग पब्लिक फाइनेंस के बारे में जान लें। पब्लिक फाइनेंस बेसिकली गवर्नमेंट का रेवेन्यू, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। और गवर्नमेंट को हम लोग बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं: सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। मीन्स जो लोकल अथॉरिटी होती है। तो जैसे बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्सेस होता है, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है। स्टेट गवर्नमेंट सेल्स टैक्स लेती थी पहले, जिसको जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। और जो भी जीएसटी का कलेक्शन होता है उसमें स्टेट का भी परसेंटेज होता है। और थर्ड होता है जो लोकल अथॉरिटी होती है, जैसे आपका कानपुर में केडीए हो गया, कैड में कैंटोनमेंट बोर्ड हो गया। और इन लोग वाटर टैक्स, सीवर टैक्स, हाउस टैक्स लेते हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू से, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। और जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, मीन्स गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है, उसमें मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का रूल्स फॉलो किया जाता है, प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है कि गवर्नमेंट को इस तरह से एक्सपेंसेस करना होता है जिससे सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस इंक्लूड्स पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेट एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। यहाँ पे जो पब्लिक वर्ड यूज़ होता है बेसिकली वो गवर्नमेंट के लिए यूज़ होता है। और पब्लिक फाइनेंस में हम लोग को सभी की स्टडी करनी होती है, पब्लिक रेवेन्यू की भी, कि गवर्नमेंट के पास कहाँ से रेवेन्यू आएगा, गवर्नमेंट को कहाँ पे एक्सपेंडिचर करना होगा। और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं, रेवेन्यू कम होता है, तो गवर्नमेंट को लोन भी होता है, मीन्स लोन भी लेना पड़ता है, मीन्स पब्लिक डेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसमें हमें सभी की स्टडी करनी होती है पब्लिक फाइनेंस में, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेट एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 2, पब्लिक अथॉरिटीज इंक्लूड सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पब्लिक अथॉरिटीज़ में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज़ इंक्लूड होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 का डी। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ द मेन पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ विच पब्लिक फाइनेंस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम प्राइवेट फाइनेंस? नंबर 1 प्राइस पॉलिसी, नंबर बी बोरोइंग्स, नंबर सी सिक्रेसी, नंबर डी इलास्टिसिटी इन इनकम। अगर हम बात करें तो प्राइवेट और गवर्नमेंट में जो फाइनेंस होता है, पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस सीक्रेट होता है। बट जो पब्लिक फाइनेंस होता है, मीन्स जो गवर्नमेंट फाइनेंस होता है, उसकी सब कुछ बिल्कुल ओपनली किया जाता है। मीन्स अगर गवर्नमेंट के आपको इनकम जानना है तो आप जान सकते हैं, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जानना है वो भी जान सकते हैं, गवर्नमेंट ने कितना लोन लिया, मतलब जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड इनकम, एक्सपेंडिचर, डेट होते हैं वो ओपनली किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज हैव बीन सजेस्टेड बाय। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉल्टन। क्वेश्चन नंबर 5, इन द फॉलोइंग विच इज़ द करेक्टर ऑफ ए टैक्स? ऑप्शन ए कंपल्सरी, ऑप्शन बी ऑप्शनल, ऑप्शन सी फोर्स्ड, ऑप्शन डी नेशनलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंपल्सरी। जो टैक्स होता है वो कंपल्सरी होता है। फॉर द एग्जांपल हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करो तो आपको टैक्स उसमें इंक्लूडेड होता है इसकी प्राइस में, और आपको पे करना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, जितने भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
अच्छे से अगर आप स्टडी करेंगे, और ये मत सोचा करिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं तो हम इसी तरह से थोड़ा बहुत स्टडी करके चले जाएंगे हो जाएगा, नहीं। आप जब तक प्रॉपर स्टडी नहीं करेंगे, उसका लॉजिक नहीं समझेंगे, उसके प्रिंसिपल्स नहीं समझेंगे, उसका कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा, आप पेपर अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे, आपके मार्किंग में कोई लिबरल मार्किंग नहीं करेगा। फॉर द एग्जाम्पल, जब सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉपी चेक की जाती है, तो अगर किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स कम होते हैं, एक दो कम हो रहे हैं, उसके रुक रहे हैं, तो एक टीचर्स के अंदर होता है कि कुछ मार्क्स बढ़ा दिए जाते हैं। बट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में चेकिंग कंप्यूटराइज सिस्टम से होगी, और अगर आपने गलत किया तो आपको कोई भी मार्क्स अलॉट नहीं किया जाएगा। आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है कि आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, तो आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा, जो आगे आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और अगर आप सोचे बिना पढ़े हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। आपको अगर चेक करना है तो आप चेक कर लीजिए। आप कोई भी पब्लिक फाइनेंस का आपके पास अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का कोई पेपर हो, सैम्पल पेपर हो, आप विदाउट स्टडी या कम स्टडी करके उसको सॉल्व करिए और फिर चेक करिए आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत जा रहे हैं। आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि गलत जो रॉन्ग क्वेश्चन हो रहे हैं, रॉन्ग आंसर आप दे रहे हो, उसका परसेंटेज ज़्यादा है। तो आप अच्छे से जब स्टडी करके क्वेश्चंस करोगे तभी आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस करेक्ट होंगे, इस बात का ध्यान रखिए, इसलिए अच्छे से स्टडी करिए। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए टैक्स? इंक्रीज इन कंजप्शंस, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ऑप्शन सी रेजिंग पब्लिक रेवेन्यू, रिडक्शन इन कैपिटल फॉर्मेशन। तो मेन जो टैक्स का ऑब्जेक्टिव होता है, गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू बढ़ाना होता है, और रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए टैक्स को इम्पोज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, among the following canons of taxation which one has been given by Adam Smith? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कैनन ऑफ इक्विटी। क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन टैक्स सिस्टम। देखिए आपका जो टैक्स स्ट्रक्चर्स होता है, एक प्रोपोर्शनेट मेथड होता है, एक प्रोग्रेसिव मेथड होता है, एक रिग्रेसिव मेथड होता है, और एक डिग्रेसिव मेथड होता है। हमारे इंडिया में जो टैक्स सिस्टम फॉलो किया जाता है वो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम फॉलो किया जाता है। प्रोग्रेसिव मीन्स होता है कि आपकी इनकम कम होगी तो आपको कम टैक्स देना होगा, आपकी इनकम जब एक लिमिट से क्रॉस हो जाएगी तो टैक्स रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, और जब और इंक्रीज़ हो जाएगी तो टैक्स रेट और इंक्रीज़ हो जाएगा। फॉर द एग्जांपल, 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं देना है, 2,50,000 से 5,00,000 तक टैक्स जो रेट है वो 5% है। इस तरह से जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ होती जाएगी, टैक्स रेट भी आपका इंक्रीज़ होता जाएगा। तो इंडिया में जो टैक्स सिस्टम फॉलो किया जाता है वो प्रोग्रेसिव फॉलो किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज बोर्न बाय रिच पर्सन, पुअर पर्सन। ऑप्शन सी, ऑन होम इट इज़ लेविड, एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। मीन्स डायरेक्ट टैक्स का बर्डन किस पे डाला जाता है, रिच पर्सन पे, पुअर पर्सन पे। बेसिकली डायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन होता है वो एक जो क्राइटेरिया होता है, लिमिटेशंस होती है कि 2,50,000 अगर आपकी एनुअल इनकम है तो आपको टैक्स नहीं देना है। अगर 2,50,000 से ज़्यादा आपकी इनकम है तो आपको टैक्स पे करना है, जो अकॉर्डिंग रूल्स एंड प्रोविजंस अकॉर्डिंग एक्ट आप पे लेविड किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको उस पर्सन को टैक्स पे करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, इनडायरेक्ट टैक्स हैव एन एलिमेंट ऑफ, ऑप्शन ए इक्विटेबल, ऑप्शन बी, देखिए इसमें जो फर्स्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स पे जो टैक्स का बर्डन होता है वो इक्वल होता है। इक्वल मीन्स फॉर द एग्जांपल, आप एक मोबाइल परचेज करते हो और मोबाइल पे एक जीएसटी रेट होगी, या आप कोई भी प्रोडक्ट स्मॉल वैल्यू प्रोडक्ट परचेज करते हो, तो अगर आपने कोई 10 रुपीज़ का प्रोडक्ट परचेज किया और जीएसटी रेट उस पर 18% था, तो आप पेमेंट जो आप करोगे 10 रुपीज़ और प्लस 18% यानी 1.8 11.80 का पेमेंट होगा।
अब ये जो पेमेंट होगा 1.8 आपसे टैक्स लिया जा रहा है, ये टैक्स सभी पे इक्वल लिया जाएगा। मीन्स कोई रिच पर्सन है उस पर भी डायरेक्ट टैक्स का बर्डन सेम पड़ेगा, कोई पुअर पर्सन है उस पर भी इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन सेम पड़ेगा। कोई भी प्रोडक्ट हम लेते हैं तो अगर जो एमआरपी होगी वो रिच पर्सन भी देगा, पुअर पर्सन भी देगा, तो इनडायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन होता है वो सभी पर्सन पे इक्वल पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसको पहले अच्छे से देख लीजिए और नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।